हम एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कैसे हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो बेटा ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप इससे पढ़ेंगे, फिर आगे हम छोटा सा वैलेंसी वगैरह ये सब सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको याद होगा क्या कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। 2D मॉडल में KLMN में कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं और 3D मॉडल SPDF में हम कैसे भरते हैं। अब अगर एग्जाम में आ जाए, जैसे लास्ट क्लास में एक बच्चा भी पूछ रहा था मैम कि एनायंस और कैटायंस, जो आयंस की फॉर्म में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ऐसे ही आपने सुनो। दो आयन होते हैं, एक होता है बच्चा कैटायन जिसको हम हिंदी में कहते हैं धनायन, कैटायन जिसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। किसी भी एटम के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे कैटायन कहते हैं, और दूसरा जो आयन होता है उसको हम एनायन कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं ऋणायन। ऋणायन, ऋण ले लिया है ना, इलेक्ट्रॉन लेके, माइनस का चार्ज होता है। याद रखना, जब भी हम किसी एटम में से, जब भी हम किसी परमाणु में से क्या बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो उस एटम के ऊपर, उस परमाणु के ऊपर कैसा चार्ज आता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम कैटायन यानी धनायन कहते हैं। और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो बेटा हम क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन लेके ऋण ले लिया, ऋणायन हो गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेना, एक्सेप्ट करना, क्या उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? एनायन चार्ज आता है। तो बात यह है कि मैम कैटायन और एनायन अगर चार्ज लगा हुआ हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम, है ना, कैसे लिखते हैं? कहने का मतलब है कि अगर किसी के ऊपर ऐसे आप सिंपल सा कोई आपका एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, तो हम उसमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे वो सुनो बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं कैटायन का एग्जांपल देती हूं। आपको दे दिया कि Ca, क्या हो गया इस बोर्ड को, एक मिनट बच्चों, बोर्ड सुनो, आपको दे दिया बोर्ड, आपको दे दिया एक एग्जांपल Ca++, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कैसे लिखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कैसे लिखोगे? पिछली क्लास में आपको बताया था मैंने, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। इसका मतलब कैल्शियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे KLMN में, तो कैसे लिखेंगे बेटा? K में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, L में कितने जाएंगे, M में कितने जाएंगे, N में कितने जाएंगे? K में 2 जाएंगे, L में 8 जाएंगे, M में 8 जाएंगे, 8 दूनी 16, 18, और लास्ट वाली में कितने चले गए हैं? 2 चले गए हैं। ऐसे ही लिखते हो। अब क्योंकि कैल्शियम के ऊपर 2 कैटायन, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, इसका मतलब जितना चार्ज है उतने ही कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो कैल्शियम के ऊपर 2 चार्ज है, यानी कि कैल्शियम के आउटर शेल में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं। बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जब भी हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम उसके सबसे बाहरी वाली शेल, जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं, जिसको संयोजी कक्षा कहते हैं, संयोजी कक्षा में से ही इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन लेता है कोई एटम तो वो कहां पे लेता है? अपनी वैलेंस शेल में लेता है। आप मुझे बताओ कैल्शियम की आउटर वाली शेल यानी वैलेंस शेल, संयोजी कक्षा कौन सी है? N है। यहाँ पे N सबसे बाहरी है, तो ये कैल्शियम की क्या कहलाएगी? ये कैल्शियम की वैलेंस शेल कहलाएगी बेटा, है ना। इसको हम संयोजी कक्षा कहते हैं। तो कैल्शियम के ऊपर 2 कैटायन चार्ज हैं, इसका मतलब कैल्शियम की वैलेंस शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए। तो अब कैसे लिखोगे? अब 2 हट गए तो इसका कैटायंस की फॉर्म में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा? KLM यानी 288, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये सही हो जाएगा। अब 1s2 वाले में हम कैसे लिखेंगे? तो आप खुद लिख सकते हो 1s2, 2 भर दिया आपने, उसके बाद क्या आएगा बेटा? 2s2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 2p6 आएगा, उसके बाद क्या आएगा बेटा? 3s2 आएगा। अब आप देखो 2 ये हो गए, 8 ये हो गए, उसके बाद यहां पे क्या आएगा? 3s के बाद 3p6। ये लो, ये कैल्शियम की K वाली शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 आ गए। ये कैल्शियम की L है, L में भी 6 और 2 8। और आप बताओगे बेटा, सॉरी यहां पे ऐसे लिखोगे, ये कैल्शियम की M शेल है और ये वाली कैल्शियम की M शेल हो गई, इसको आप M दिखा दो ऐसे, ठीक है। तो आई बात समझ में कि कैटायंस और एनायंस में हम कैसे लिखेंगे? एक बार इसको वापस लिख लो, नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो 1s2 वाले में कैसे लिखोगे? K का 1s2 हो गया, उसके बाद 2s2, 2p6, और उसके बाद 3s2 और 3p6। अब K में ये K के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये K हो गया, 2s2, 2p6, L हो गया और ये M हो गया। वैसे अगर कैल्शियम पे यहां पे चार्ज नहीं लिखा हुआ होता तो बेटा कैसे लिखते आप? 288 लिखते, लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, किसने? कैल्शियम ने। तो 2 कहां से डोनेट करेगा? अपनी बाहरी कक्षा में से, वैलेंस शेल में से। तो इस तरीके से डोनेट करने के बाद आयंस की फॉर्म में, कैटायन की फॉर्म में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हो, ठीक है। अब अगर हम कहें जैसे मैम एनायंस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आपको एक एग्जांपल देती हूं, एनायन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। बच्चों आपको ऐसे फ्लोरीन और ऐसे लिखा हुआ आ जाए, बोलेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या लिखोगे? आप फटाक से बताओ क्या लिखोगे? बच्चों फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 20 तक याद करना सिखाया था क्लास में, 9 है। अब एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो एटम। कितना नेगेटिव चार्ज है? 1, तो 9 + 10 कितने इलेक्ट्रॉन? 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे लिख लोगे बेटा? कैसे लिख लोगे? बताओ जरा कैसे लिखोगे? तो इसका कैसे लिखोगे आप? फ्लोरीन का आप लिखोगे 1s2, 2s2 और 2p6, 2p6, 2 2 4 और 6 10, 10 हो गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद। ये इसका कौन सा शेल है? K, और ये इसका कौन सा शेल है? L। K में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, L में कितना? 8। ये
2 में 8 में 8 हो गए, दूसरे में L में। मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है, पिछली क्लास करी है आपने भाई साहब, पिछली क्लास करी होंगी भाई साहब, तो समझ में आएगा। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? कोई भी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई भी एटम दिया है उसके ऊपर चार्ज देखना है, उसका आवेश देखना है। अगर चार्ज लिखा है पॉजिटिव तो वो एटम कैटायन है। पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो। इलेक्ट्रॉन निकालते भी वैलेंस शेल से है और इलेक्ट्रॉन भरते भी वैलेंस शेल में है। देखो कैल्शियम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था, तो कैल्शियम की N वाली आउटर शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 चले गए तो KLM, बस ये बचा, ये बचा, है ना। अब अगर फ्लोरीन की आउटर शेल कौन सी थी? फ्लोरीन की आउटर शेल L थी बेटा यहां पे, लेकिन आपको फ्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है। नेगेटिव है तो मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया फ्लोरीन ने, कितना? 1। तो फ्लोरीन में जब 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो फ्लोरीन में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 हो गए तो कैसे भरोगे? 1s2 में 2 भर दिए, तो S में मैक्सिमम 2 आते हैं, P में मैक्सिमम 6 होते हैं, तो ये इसकी K हो गई, ये इसकी L हो गई। वैसे फ्लोरीन की L वाली शेल में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनायन बना रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर कितना चार्ज बेटा? अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 की जगह 8 हो गए बेटा, तो 8 + 2 मतलब 10। तो F नेगेटिव दिखाता है मेरे में 10 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हम इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं आउटर शेल से और इलेक्ट्रॉन भरते भी आउटर शेल में। देखो ना, फ्लोरीन की ये बाहरी कक्षा है, वैलेंस शेल है, संयोजी कक्षा है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, यहां से आपने 2 निकाल लिया। तो चार्ज के रूप में हम कैसे लिखते हैं वो आपको मैंने बता दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना समझ में आ गया तो अगला चैप्टर लिखो, इसी के अंदर नया चैप्टर नहीं है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है मैम? कैसे निकालते हैं? संयोजकता कैसे निकालते हैं हम किसी भी एटम की? कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया और आपसे पूछा उसकी वैलेंसी कितनी है, कैसे निकालना है बेटा? फॉर्मूला है एक, वो हम पढ़ा दे रहे हैं आपको। सबसे पहले बेटा वैलेंसी होता क्या है? वैलेंसी होता क्या है? बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को, किसी भी एटम की जो बंध बनाने की क्षमता होती है, टेंडेंसी होती है, उसी को हम उसका वैलेंसी कहते हैं। नहीं समझ में आया बेटा? कोई एक एलिमेंट है, उसने किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, ये एक A नाम का एलिमेंट, एक B नाम का एलिमेंट है, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, बंध बना लिया। तो ये जो बॉन्ड बनाने की, बंध बनाने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, इसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। तो किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइंड होने की, जुड़ने की जो क्षमता है, उसी को एलिमेंट की वैलेंसी कहा जाता है। और ये वैलेंसी कब काम आती है? बॉन्ड बनाने में। संयोजकता कब काम आती है? बंध बनाने में काम आती है। तो लिखिए जरा बेटा, वैलेंसी होता क्या है, पहले ये लिखो। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, लिखिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम लिख दो, ऑफ एनी एलिमेंट लिख दो, ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉन एज वैलेंसी, इज नॉन एज वैलेंसी। वैलेंसी संयोजकता क्या होती है? तो लिखिए, किसी भी तत्व की बंध बनाने की क्षमता या जुड़ने की क्षमता, जुड़ना या बंध बनाना केमिस्ट्री में एक ही बात होती है। तो लिखिए, किसी भी तत्व की जुड़ने की क्षमता या बंध बनाने की क्षमता, बॉन्ड भी लिख सकते हो, जुड़ने की क्षमता को वैलेंसी कहा जाता है, क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आगे वाला मैं जब फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगी तो ये काम आएगा आपको, अभी थोड़ी देर के बाद। संयोजकता कहा जाता है किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी या टेंडेंसी होती है या जुड़ने की क्षमता होती है, उसको हम वैलेंसी कहते हैं, उसको हम संयोजकता कहते हैं। तो बेटा अब ये वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या अभी बताया, किसी भी एलिमेंट की जो आउटर शेल होती है, जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उसका, आप बताओगे, वैलेंस शेल कहते हैं। अभी पढ़ाया मैंने, किसी भी एलिमेंट की सबसे बाहरी, किसी तत्व की सबसे बाहरी कक्षा को हम संयोजी कक्षा कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। और संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं बेटा, कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे इस वाले एग्जांपल में देखो, सुनो जरा, ये कैल्शियम की सबसे आउटर वाली शेल है, इसके आधार पे ये आउटर शेल है, N सबसे बाहरी है, KLM ये सबसे बाहरी है, M में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 + 2, तो ये बाहरी कक्षा को हम वैलेंस शेल बोलेंगे। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलोगे, 8, है ना। तो यहां पे आओ, इसी चीज को समझो। अब हम वैलेंसी निकालते कैसे हैं? कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर किसी भी एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, अगर आपसे पूछे तो? अरे मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब लिखना सिखाया था तो मैंने कहा था किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। याद है? याद है ना? किसी भी एलिमेंट की बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं। तो मैम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 से लेकर 8 तक हो सकते हैं, 1 से लेकर 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हाँ भाई, 1 से 8 ही होते हैं, 8 से ज्यादा होते ही नहीं है। 0 है तो वो स्टेबल हो जाता है, खैर स्टेबल वाली बात तो बाद में करेंगे, है ना। 0 का मतलब इनर वाले के काउंट होते हैं, ये सब छोड़ो आप, ये सब बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सुनो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 8 होते हैं। जब आपको वैलेंसी निकालनी है, अगर किसी भी आउटर शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 1 से लेकर 4 तक, अगर किसी भी एलिमेंट की बाहरी कक्षा में 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी होती है। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या हो जाती है बेटा? वैलेंसी हो जाती है।
लिख लीजिए, अगर 1 से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो वैलेंसी किसके बराबर होती है? वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1 से लेकर 4, यानी 1 2 3 4, तो उस तत्व की संयोजकता उसके संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन लिख लो, कक्षा में पूरा लिखोगे तो बड़ा हो जाएगा, आप सिर्फ लिख दो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। कैसे मैम? चलो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं, दो उदाहरण देती हूं, समझने की कोशिश करना। जैसे आप समझते हैं कि बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है बेटा, 5 होता है। अब 5 के इलेक्ट्रॉन है बोरोन में, कैसे भरोगे मैम? बोरोन में भरेंगे 2 और 3, ऐसे ही भरोगे। ये इसका के शेल हो जाएगा, ये इसका एल शेल हो जाएगा। अब एल बोरोन की वैलेंस सेल है क्योंकि ये सबसे बाहरी है, और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो बोरोन की वैलेंसी पूछे तो क्या होगी बेटा? 3 होगी। बोरोन की वैलेंसी पूछे तो 3 होगी। आगे बात समझ में आई? समझ में? जैसे अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। 3 को कैसे लिखते हो? 2 और 1 ऐसे लिखते हो। ये लिथियम की के शेल है, ये लिथियम की एल शेल है। लिथियम की वैलेंसी पूछे तो क्या करोगे? लिथियम की वैलेंसी आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो लिथियम की वैलेंसी भी कितनी होगी? 1 होगी बेटा, 1 होगी। लिख दिया? हाँ, आगे बात समझ में? ठीक है, हाँ जी मैम। अब बच्चों, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 5 से लेकर कितने? 8, तब वैलेंसी कैसे निकालेंगे मैम? 1 से 4 तो हमें समझ में आ गया। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 1 से लेकर 4, तब तो बेटा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी है, बस आपको आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन चेक करना चाहिए, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर मैम 5 से 8 हुए तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं? तो बेटा इसका छोटा सा फंडा है, जितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको 8 में से माइनस कर दो। 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दो बेटा, और जैसे ही 8 में से आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, बची हुई उसकी वैलेंसी हो जाती है, बची हुई इसकी वैलेंसी हो जाती है। अब आप खुद देखिए कैसे निकलेगा। आवाज नहीं आ रही अभिषेक बेटा? आवाज तो आ रही है यहां से। कैसे? तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। एग्जांपल देखो नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, यानी कि नाइट्रोजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। अरे कितनी बार पढ़ाऊं, अगर किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई भी आवेश नहीं लिखा है, तो जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर। ये बहुत बार पढ़ा चुकी हूं। कैसे लिखोगे नाइट्रोजन का? 2 और 5। नाइट्रोजन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 5 है, तो लाइट। अब बताओ नाइट्रोजन की वैलेंसी कैसे निकालोगे? ये नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, तो 8 माइनस 5 कर दोगे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी निकल आएगी? 3 निकल आएगी बेटा, 3 निकल आएगी। हाँ जी मैम। 8 माइनस 5 क्यों करा? ये फॉर्मूला है बेटा, पिंकेश गुप्ता, ये फॉर्मूला है बेटा। आई समझ में? आगे बात समझ में है ना? तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 1 से 4, तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी है। अगर 5 6 7 8 हुआ तो बेटा उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8 माइनस 7, 8 माइनस 8, 0 0 होगी। अब मुझे एक निकाल के दिखाओ, एक मुझे फ्लोरीन की वैलेंसी बताना बेटा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, फटाक से मुझे बता दो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी आएगी? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आएगी? चलो इन दोनों के निकाल के बता दो, मैं समझ जाऊंगी। आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया, आगे चलेंगे। कोई बड़ी गाथा नहीं है बेटा, बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल से 2 चीजें याद रखनी है भाई। हाँ, आयंस की कैसे निकालते हैं वैलेंसी? रुक जाओ भाई, मेरे से आगे मत चलो। मैम 8 5 कहां से आ गया? अरे दीपक कुमार साफ साफ तो लिखा है। ओ क्या कर दिया मैंने? अच्छा 8 माइनस 5 लिखा जाएगा, गलत कर दिया क्या? बोला सही, लिख दिया गलत। 8 माइनस 5, नॉट 5 माइनस 8। वो मैंने बोला सही, लिख दिया गलत। 8 माइनस 5। अब मैम 8 से माइनस क्यों करते हैं? अभी तो पढ़ाया 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते हैं। आउटर शेल में वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं बेटा। ये 8 माइनस 5 है, इसको ठीक कर लेना। मैंने बोला सही, लिख दिया गलत। 8 माइनस 5, तो 8 में से आपने 5 कितना भी, मैंने एग्जाम्पल बताया आपको यहां पर, ये मैंने एग्जाम्पल बताया आपको यहां पर। समझ में आई मेरी बात? अरे मैंने क्या बोला भाई, एक बार कंफ्यूज मत हो जाना, फिर से लिखो। मैंने कहा अगर आप वैलेंसी, अरे यार सही लिखा था, किसने गलत करवाया? मैंने वो सही लिखा, मैंने सही लिखा कॉन्सेप्ट कि अगर 5 से लेकर 8 हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पता नहीं किसने गलत करवा दिया। 5 से लेकर 8 यानी 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तब वैलेंसी कैसे निकालते? इसका मतलब ये था बेटा, सही लिखा था वो, कहां पे तुमने गलत करवा दिया फालतू? ये पूछ रहे थे क्या आप? मुझे लगा आप ये पूछ रहे थे। ठीक है, आगे समझ में? सही था यार, मैंने सही लिखा था, तुम लोगों ने शायद वो किसी को इसमें मिस्टेक हुआ। देखो फ्लोरीन में 9 है, कैसे लिखोगे फ्लोरीन को? 2 और 7 9 हो गए, तो 8 में से ये फ्लोरीन का के शेल है, ये एल शेल है, तो आउटर शेल कौन सी होगी? एल। एल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 माइनस 7 करोगे, फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हो? 2 और 6, तो 6 है तो 6 जब होती है तो वैलेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में 6 है तो 8 माइनस 6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 आ जाएगी। किसी में भी निकाल लो बेटा, किसी के भी। एन का क्यों लिया? अरे भाई तुम लोग क्या हो, क्या खा के बैठते हो क्लास में, टीचर को और कंफ्यूज कर देते हो। अरे एन यहाँ पे आउटर शेल है, एल इसकी एल है आउटर शेल, किसी किसी एटम की एम हो सकती है, किसी की एन हो सकती है बेटा, आपको देखना है बस बाहरी शेल कौन सी है। आगे समझ में? आगे समझ में? कैसे निकालेंगे वैलेंसी? हाँ जी मैम ऐसे निकालेंगे। चलो अब ये तो आसान था, अब मैं आपको कुछ आयन की वैलेंसी लिखवा रही हूँ, वो आपको याद करनी है, कोई फंडा नहीं है। मैम अगर हम आयंस की वैलेंसी निकालें तो कैसे निकालते हैं? बहुत ध्यान से समझना, यहां से हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। आयंस की वैलेंसी कैसे निकलती है ये तो हमें समझ में आ गया मैम। ठीक है, लिखिए आयनों की संयोजकता, आयनों की संयोजकता कैसे निकालते हैं। अब आयन 2 होते हैं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव को एनायन बोलते हैं।
है ना। अब किसी के ऊपर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगाऊं तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आयंस की वैलेंसी हमेशा बराबर होती है चार्ज ऑफ आयन। जिस भी एटम के ऊपर जितना चार्ज है उतना ही उसका वैलेंसी होता है। जिस भी एटम के ऊपर जितना चार्ज है वही उसकी आयन की वैलेंसी है। तो लिख दो, जो आयंस की संयोजकता होती है वो आयनों के आवेश के बराबर होती है। आयनों के आवेश के बराबर होती है। कैसे? मान लो कोई भी एटम है, उसके ऊपर आपको एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे लिखा है, +1 लिखा है। आपको पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, बताओ क्या लिखा है, एक, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। चार्ज नहीं देखते हम वैलेंसी के तौर पे। कैसे मैम? चलो और अच्छे से समझो। अब कुछ नोट डाउन करने हैं आपको आयंस, जो आपको याद रखने हैं हमेशा। आपको याद रखने हैं कौन कौन से, जैसे पहला आयन लिखो हाइड्राइड, समझ लो यहां से हाइड्राइड, सेम नाम हिंदी में है बेटा। हाइड्राइड एक आयन होता है। हाइड्राइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाइड्राइड को H नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज देखो इसका, एक चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है। कितना चार्ज है? एक। तो बचाओ बच्चों, आपसे पूछ ले हाइड्राइड की वैलेंसी कितनी है, हाइड्राइड की संयोजकता कितनी है? एक होती है बेटा, एक। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, सीधा जो चार्ज है आयन के ऊपर कितना चार्ज है, एक, तो एक वैलेंसी हो जाएगी हाइड्राइड की। अगला लिखो बेटा अमोनियम। अमोनियम आयंस 9 सादर में पढ़ते हो ना, अमोनियम क्लोराइड। आगे पढ़ोगे आप NH4Cl, जिसको हिंदी में 9 सादर कहा जाता है। वो एग्जाम्पल होता है किसका? सब्लिमेशन का, ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है। आयन क्या होता है? ये कौन है? ये क्रिस्ले कुमार। आयन क्या होता है? क्रिस्ले, ये होता है बेटा आयन। तुम लोग पता है ढंग से नहीं पढ़ते हो। ये होते हैं आयन। आयन दो होते हैं, धनायन ऋणायन। जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो केटायन धनायन बनाता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेता है, तो उसके ऊपर ऋणायन चार्ज आता है। अभी तो एग्जांपल लेके भी पढ़ाया बेटा, पता नहीं क्या पढ़ते हो तुम लोग यार, इतना बेसिक तो आपको आना चाहिए। अमोनियम को लिखते हैं NH4+, ये ऐसे। बताओ अमोनियम की वैलेंसी कितनी? एक चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, कितना चार्ज है देखो, चार्ज ऑफ आयन, चार्ज कितना है? एक। तो वैलेंसी कितनी होगी? एक। अमोनियम की वैलेंसी कितनी होगी? एक। नेक्स्ट लिखो बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हो ना, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को लिखते हैं HCO3। HCO3 वैलेंसी बताओ बाइकार्बोनेट की, जल्दी बताओ वैलेंसी बताओ बाइकार्बोनेट की कितनी आएगी? मैम एक आएगी, क्योंकि वैलेंसी चार्ज के बराबर है। चार्ज कितना है? एक। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है बेटा। अगला लिखो कार्बोनेट आयंस। CO3 2 माइनस को बोलते हैं, CO3 2 माइनस। वैलेंसी कितनी लिख दूं? 2 लिख दो। अगला लिखो नाइट्रेट आयंस। नाइट्रेट, आगे पढ़ोगे आप, प्लांट्स नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में लेते हैं, है ना। नाइट्रेट की, नाइट्रेट को लिखते हैं NO3 नेगेटिव। कितनी वैलेंसी लिख दूं? एक लिख दूं? हाँ जी मैम। अगला लिखो हैलाइड। अब ये हैलाइड क्या होते हैं? ये सारे केमिस्ट्री में आप आगे पढ़ोगे। हैलाइड, हैलाइड बेटा, हैलाइड होते हैं ग्रुप नंबर 17 में हैलोजन एलिमेंट्स। हैलाइड, फ्लोराइड, एस्टेटाइड, क्लोराइड, है ना, आयोडाइड। जैसे हैलाइड के एग्जांपल लिख लो, F नेगेटिव को फ्लोराइड कहते हैं, Cl नेगेटिव को क्लोराइड कहते हैं, I नेगेटिव को आयोडाइड कहते हैं। इन सबकी वैलेंसी कितना चार्ज है? एक चार्ज है, तो एक वैलेंसी निकल जाएगी। अगला लिखो इसके बाद, उसके बाद लिखो फॉस्फेट। फॉस्फेट कहां होता है बेटा? फॉस्फेट पढ़ाया ना मैंने, फॉस्फेट के बारे में आपको पढ़ाया मैंने। फॉस्फेट को कैसे लिखते हैं? PO4 और ऊपर लगाते हैं 3 नेगेटिव। बताना बच्चा इसकी वैलेंसी कितनी होगी, जल्दी बताओ। नेक्स्ट मैं लिखती हूं सल्फेट। सल्फेट को लिखते हैं SO4 2 नेगेटिव। इसके ऊपर कितना चार्ज है? 3, तो वैलेंसी कितनी? 3। इसके ऊपर कितना? 2, तो 2। ये लो, ऐसे बैलेंस निकालते हैं बेटा, ऐसे बैलेंस निकालते हैं। हाँ, हैलोजन फैमिली क्या होती है आगे पढ़ाएंगे, अभी फिलहाल छोड़ दो। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब कहां आते हैं? हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं। जब इनके सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हैलाइड बनाते हैं। जैसे आप बताओगे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड वाला बताया था मैंने आपको एग्जांपल, एक याद हो तो। नमक के अंदर हमारा जो आयोडीन होता है वो पोटेशियम आयोडाइड KI की फॉर्म में होता है, पढ़ाया था ना। तो बताओ जरा बच्चों, ऐसे आयंस की फॉर्म में आपको वैलेंसी, सिंपली वैलेंसी निकालनी है। तो बच्चा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 से 4 तो वही वैलेंसी होती है। अगर 4 से लेकर 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आपका 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दोगे। मैम आयंस की फॉर्म में कैसे निकालते हैं? जब वैलेंसी निकालते हैं तो जितना चार्ज होता है, जितना भी आपके आयन के ऊपर जो चार्ज लिखा है वही उसकी वैलेंसी। जैसे इसके ऊपर एक चार्ज है, अब मैम नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है हमें, यहाँ पर एक था वैलेंसी 1। जहां भी अमोनियम लिखा होगा उसकी वैलेंसी 1 लेंगे, जहां बाइकार्बोनेट लिखा होगा वैलेंसी 1 लेंगे, जहां कार्बोनेट लिखा होगा 2 लेंगे वैलेंसी। आपको याद होनी चाहिए जैसे मुझे याद है, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए जैसे मेरे को याद है, राइट बेटा। सल्फेट में होता है हमेशा 2 माइनस, होता है। कहां से क्या आया? किताब से आया, NCERT से आया। अब मैं आपको इसी को, इसको यहां रखो, अब मैं आपसे 2-4 फॉर्मूले बनाती हूं। हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, आप अगली हेडिंग में लिख सकते हो, मैं यहीं पे लिख रही हूं क्योंकि आपको देख के बनाने। आज आपको याद नहीं है ना, याद कर लोगे तो आप मेरी तरह याद कर लोगे तो हो जाएगा। हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं? केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं? रासायनिक सूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? लिखिए, रासायनिक सूत्र बनता कैसे है, एग्जाम में कैसे आएगा, अभी बताती हूं मैं आपको। केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं बेटा? एग्जाम में क्या आता है, सुनिए जरा। एग्जाम में आता है कि आपको 2 एलिमेंट दे दिया, एक मैग्नीशियम दे दिया, एक ऑक्सीजन दे दिया, बताओ इससे क्या केमिकल फॉर्मूला बनेगा? हाँ जी, एग्जाम में पूछा जाता है क्या कि मैग्नीशियम दे दिया और ऑक्सीजन दे दिया, पूछ लिया आपसे कि इससे क्या केमिकल फॉर्मूला बनेगा। अब आपकी वैलेंसी काम आएगी बेटा।
अब एग्जामिनर नहीं लिखेगा मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एग्जामिनर नहीं लिखेगा कि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। आपकी मैम ने बोला 20 तक याद होना चाहिए, तो 20 तक याद करना पड़ेगा बेटा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। चलो मैं एक एग्जांपल बता देती हूं, अगला आप बताना, ठीक है। ऑक्सीजन का 8 होता है ऑक्सीजन का 8। हाँ, मैग्नीशियम को कैसे लिखोगे? मैग्नीशियम को लिखोगे 12 है तो 2 और 8 और आप बताओगे बेटा 10। मैग्नीशियम जब 12 होता है तो 2 8 2 हो गए। अब बताओ मैग्नीशियम की आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? ये के होगी मैग्नीशियम की, ये एल होगी, ये एम होगी। ये बाहरी कक्षा है, जब बाहरी कक्षा में 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वही उसकी वैलेंसी होती है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या निकल के आई? 2। अब ऑक्सीजन की निकालो, ऑक्सीजन की कैसे निकलती है? 2 और आपकी 6, 2 और 6, ये ऑक्सीजन का के हो गया, ये एल हो गया। जब बेटा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक हो तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने ऑक्सीजन में? 6, तो 8 माइनस 6 लगाओगे तो कितना बचा? 2 बचा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी? 2। अब केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? लिखो, पहले ये मैग्नीशियम यहां लिखो ऐसा का ऐसा, फिर ये ऑक्सीजन यहां लिखो ऐसा का ऐसा। अब इन दोनों के नीचे इनकी वैलेंसी लिखो। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2। अब ये मत पूछना कहां से आया है, अनुपात क्या निकलेगा? 1:1। अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई में मतलब इस एक को गुणा करो मैग्नीशियम से, इस एक को गुणा करो ऑक्सीजन से, तो एक एक से कट गया तो फॉर्मूला क्या बन के आया? MgO बन के आया। ये लो बेटा, ये बनता था। रेलवे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, MgO से क्या बनेगा? MgO बनेगा बेटा। आई समझ में मेरी बात? ठीक है, चलो एक एग्जांपल और दूं, अगर ये समझ में आ गया तो। चलो एक एग्जांपल देती हूं आपको, AlCl, एल्यूमिनियम Cl। देखो आपसे पूछेगा Al और Cl से क्या बनेगा आपके पास। चलो बताओ बेटा, एक और मैं बताती हूं, फिर आप मुझे फटाफट आंसर करना। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। तो एल्यूमिनियम को कैसे लिखते हैं? 2 8 10 और 3 13। ये एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा में जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 4 होती है तो वही उसकी संयोजकता होती है। 3 कहां आता है? 1 से 4 के बीच में, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 ही हो जाएगी बेटा। क्लोरीन को कैसे लिखते हैं? 2 8 10 और 7 17। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, जब 7 होते हैं तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 8 माइनस 7 तो 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या आ जाएगी बेटा? 1 आ जाएगी। अब कैसे लिखोगे? पहले एल्यूमिनियम को लिखो नीचे ऐसे, फिर क्लोरीन को लिखो ऐसे नीचे, लिख दिया। एल्यूमिनियम के नीचे एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखो 3, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी लिखो 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो ऐसे, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो। अब एल्यूमिनियम की 1 लिखी जाएगी तो Al ऐसा का ऐसा आ जाएगा। क्लोरीन के 3 जुड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। ये लो, 2 कहां से आ गया? 2 कहां से आ गया भाई? AlCl2 कहां से आया भाई? ऋतिक यादव का सही है, विजय कुमार यादव गलत आंसर दे रहे हो। दीपक कुमार 2 कहां से आ गया? तुम लोग, अरे जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लगता है। तो 8 माइनस 7 करोगे ना, तो 8 माइनस 7 करा तो 1 आया ना, तो 1 लिखेगा। अब इस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो निकल के आ जाएगा आपके सामने। अब AlCl2 जिसका आंसर आ रहा है भाई वो गलत है, वो गलत है। चलो नेक्स्ट मुझे एक आप बताओगे फटक से, आ गया समझ में? चलो अब पता है जब एग्जाम में आते हैं ना तो बच्चे कहते हैं न्यूमेरिकल आ गए। ये न्यूमेरिकल थोड़ी, ये तो कॉन्सेप्ट है बेटा। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेप बाय स्टेप चल रही हूं, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाना बता दिया, 2D मॉडल बता दिया, 3D मॉडल बता दिया, आपको वैलेंसी निकालना बता दिया, फिर भी तुम नहीं बना पा रहे हो तो बेटा मेरी गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। एक का तो AlCl4 आ रहा है, वाह नितेश कुमार वाह, तुम्हारे लिए तो तालियां होनी चाहिए। चलो अगला मुझे एग्जांपल बताओ, NaCO3 से क्या बनेगा? NaCO3 से क्या बनेगा बेटा? फटक से आंसर करो। अब मैं नहीं बताऊंगी, NaCO3 से क्या बनेगा? हाँ जी, NaCO3 से क्या बनेगा? एक इसका बताओ, उसके बाद एक और बताओ मुझे, NaCl से क्या बनेगा? NaCO3 से क्या बनेगा? NaCl से क्या बनेगा? अब एग्जाम में चार्ज ना लिखा हुआ है तो आपको आना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। एक बताओ, KNO3 से क्या बनेगा? KNO3 से क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। मैम आपको गुस्सा आ रहा है? अरे गुस्सा नहीं आ रहा है बेटा, कैसी बातें करते हो, मुझे क्यों गुस्सा आएगा? तुमने कौन सी मेरी भैंस चुरा ली? चार्ज नहीं लिखा हुआ है, आपको समझना पड़ेगा भाई, समझना पड़ेगा भाई। इससे क्या बनाया NaCO3 से? हाँ, NaCO3 से क्या बना? कहां आ रहा है CO3? जल्दी बताओ, फटाक फटाक बताओ बेटा। KNO3 से कैसे बना? आ जाओ समझो। K किसका सिंबल होता है? कैलियम पोटेशियम का सिंबल होता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है बेटा, अब याद करना पड़ेगा। आर्गन 18 पे आता है, पोटेशियम 19 पे आता है, कैल्शियम 20 पे आता है। अब 19 पे है तो पोटेशियम को कैसे लिखते हो? 2 8 10 और 8 18 और 1। ये पोटेशियम की K है, ये L है, ये M है, ये N है। N शेल में जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो वही उसकी वैलेंसी है। तो पोटेशियम की वैलेंसी क्या निकल के आ गई? पोटेशियम की वैलेंसी 1 निकल के आ गई। आगे NO3, यहां पे ढूंढो, मैम ने NO3 पे कितना चार्ज बताया था? 1 है, तो NO3 की वैलेंसी भी क्या है? 1 है बेटा। अभी याद करना पड़ेगा, एग्जाम में नहीं देगा NO3 के ऊपर कितना चार्ज होगा, मैंने क्यों लिखवाया फिर? NO3 के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि वैलेंसी 1 है बेटा। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है तुम्हें, ठीक है? तो बेटा अब बताओ NO3 की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। तो 1 को अब पोटेशियम की वैलेंसी लिखो, यहां पर पोटेशियम के नीचे 1 लिखो, NO3 के नीचे 1 लिखो। अब 1 इसको चाहे इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो, 1 1 से क्या आ जाएगा? KNO3 आ जाएगा बेटा, KNO3। ये लो, K2NO3 किसका आ रहा है? ये
K2NO3 किससे आ रहा है भाई? क्यों तुम लोग कैसे बातें कर लेते हो? चलो NaCl का देती हूँ, या अपने आप लिख लेना, मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है? बार बार नहीं पढ़ाऊंगी, NO3 का अपने आप लिख लेना। चलो नेक्स्ट लिखो, NO3 का लिखो, आपको बनाना है NO3 का। कार्बोनेट में 2 होते हैं बेटा, CO3 में, कार्बोनेट CO3 में 2 होते हैं। चलो CO3 में 2 होते हैं, लिखा तो है, अमोनियम NH4 बाइकार्बोनेट, यहां पे लिखा हुआ है HCO3 नेगेटिव, कार्बोनेट आता है तो CO3 2 नेगेटिव लेते हैं तो 2 वैलेंसी है। बताऊं मैं? हाँ बताऊं मैं वैलेंसी? चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ, इसका भी मैं बता देती हूँ क्या बनेगा। बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 को कैसे लिखते हो? 2 8 10 और 1, ये सोडियम की वैलेंसी 1 आ गई। CO3 के ऊपर चार्ज देखो, CO3 कार्बोनेट को CO3 बोलते हैं, चार्ज क्या है? 2 वैलेंसी हो जाएगी, तो CO3 की 2 निकल के आ गई। तो आप सोडियम के नीचे लिख दो 1, CO3 के नीचे लिख दो 2, तो गुणा करोगे, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, तो यहां से क्या बना? Na2 बना, CO3 बना, ये लो। तो पहले वाले से Na2CO3 बनेगा, NaCl से तो आप बना दोगे, NaCl से NaCl बनेगा। क्यों? सोडियम की भी एक होती है, क्लोरीन की भी एक होती है वैलेंसी, इतना याद है तो आप ऐसे ही कर सकते हो। किसी का भी दे दे आपको, किसी का भी दे, देखो चार्ज नहीं लिखा हुआ है तब तो वैलेंसी आपको निकालनी पड़ेगी, फॉर्मूला मैंने बता दिया कैसे निकलता है। अगर मैम आयंस की फॉर्म में वैलेंसी, तो जैसे इसके अंदर आपको दिया नहीं था कि कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है, तो आपको याद करनी पड़ेगी, कार्बोनेट को CO3 2 माइनस लिखते हैं तो 2 वैलेंसी होती है, बाई कार्बोनेट को HCO3 लिखते हैं तो इसकी 1 वैलेंसी होती है, ठीक है? नाइट्रेट को NO3 माइनस लिखते हैं तो 1 वैलेंसी होती है। हैलाइड कहीं पर भी दिया हुआ है F नेगेटिव तो 1 लिखनी है, क्लोरीन दिया हुआ है तो 1 लिखनी है, जैसे इसमें दिया हुआ है क्लोरीन तो 1 है, वैसे भी आप लिख सकते थे। ठीक है बच्चों, बना लोगे? किसी को भी कोई डाउट है? केमिकल फॉर्मूला बनाने में डाउट है? पूछो, कोई भी दे दे आप बना सकते हो बेटा। हाँ, पहले में NaCO3 बनेगा एग्जांपल में, दूसरे में NaCl बनेगा, तीसरे में KNO3 बनेगा जिसको हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, जो गन पाउडर में भरा जाता है। तो वैलेंसी एक बार लास्टली बता देती हूँ बेटा, है ना? मुझे पता है कुछ बच्चे बीकॉम किए हुए होते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, चार्ज के रूप में जो चार्ज है वो आपको पता होना चाहिए, कैटायन आयन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने सबसे पहले, अगर बाहरी कक्षा में 1 से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी वैलेंसी होती है। अगर 5 6 7 8 है, 5 से 8 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमेशा 8 में से माइनस कर दोगे तो वैलेंसी निकल जाएगी। ये मैंने एग्जांपल दिए। फिर मैंने केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं, तो केमिकल फॉर्मूला में एग्जामिनर आपको ऊपर देगा नहीं कि कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, आपको खुद से अंडरस्टूड करना है कि जैसे आपको एग्जामिनर दिया NaCO3 से क्या बनेगा, तो आपको खुद को पता होना चाहिए CO3 के ऊपर 2 चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, 2 है तो उसकी वैलेंसी 2 ही होगी। तो यहां पे इसलिए मैंने 2 लिया, ये देखो CO3 के नीचे मैंने 2 लिखा, Na के नीचे मैंने 1 लिखा, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है बेटा। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Na2 निकला और CO3 निकला, तो Na2CO3 बन गया। हाँ, इतने ही आयंस लर्न करने हैं बस, इतना ही याद करना, बबलू ज्यादा नहीं याद करना है आपको, यही आता है। मतलब NaCO3 कैसे आएगा अब पता नहीं यार, कौन बच्चा, आप कैसे समझाऊं मैं। चलो अगला, अब लिखेंगे हम इस चैप्टर में व्हाट इज आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसो बार क्या होते हैं? आइसो न्यूट्रॉन क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये आपको सब पता होना चाहिए, कल अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइसोटॉप्स को हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। क्या होते हैं बेटा आइसोटॉप्स? पहले मैं समझाती हूं, उसके बाद हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है? सुनो, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। चलो आओ सुनो, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, ठीक है? हाइड्रोजन की जब बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं। अब इन तीनों को लिखते कैसे हैं वो सुनो। पहले को लिखते हैं 1H1 ऐसे, दूसरे को लिखते हैं 1H2, तीसरे को लिखते हैं 1H3 ऐसे, 1H2 1H1 1H2 1H3। पहले वाले आइसोटॉप को नाम देते हैं प्रोटियम। हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक का नाम क्या होता है? प्रोटियम नाम होता है। हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक का नाम ड्यूटीरियम होता है, ड्यूटीरियम होता है, हिंदी में सेम नाम है, ड्यूटीरियम होता है। इनके नाम रखे गए हैं बेटा, ठीक है? तीसरा जो आइसोटॉप है जिसको 1H3 कहते हैं, इसको हम ट्रीटियम कहते हैं, ट्रीटियम कहते हैं, ठीक है? ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं। अब ये आइसोटॉप्स होते क्या है वो आप बनाओगे, बस मैं समझा देती हूँ, आप खुद लिख लोगे, आप बनाओगे। सुनो बेटा, मैंने पढ़ाया किसी भी एलिमेंट के पांव में उसका एटॉमिक नंबर होता है। ये इस हाइड्रोजन के आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर है, ये इसका है, ये इसका है, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 1 1 1 है। तो प्रोटियम का अगर आपसे कोई एटॉमिक नंबर पूछे कि प्रोटियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो प्रोटियम का परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए बेटा? इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ड्यूटीरियम का पूछे 1 है, इसका भी लिख दो, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 1 है, 1 है, हाँ जी मैम। ट्रीटियम का भी क्या है? एटॉमिक नंबर 1 है बेटा, तीनों का 1 1 एटॉमिक नंबर है, ठीक है? अब सुनो जरा, ऊपर हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास लिखते हैं। बहुत बार पढ़ा चुकी हूं, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं हिंदी में। इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, देख रहे हो? तो एटॉमिक नंबर तो सेम था, लेकिन इन तीनों का एटॉमिक मास, जिसको हम हिंदी में परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। पहले वाले का एटॉमिक मास क्या है? 1 है बेटा,
दूसरे वाले का एटॉमिक मास बताओ फटाक से, क्या लिखोगे? दूसरे वाले का परमाणु भार क्या होता है बेटा? आप बताओगे 2 होता है। और तीसरे वाले का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? 3 होता है। तीसरे वाले का परमाणु भार 3 है। अब मुझे ये बताओ, ये एक ही एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है क्या? हाइड्रोजन तो है, यहां भी H लिखा, यहां भी H लिखा, यहां भी H लिखा है। एक ही एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं, याद रखना। एक ही तत्व के समस्थानिक होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। एक ही एटम के आइसोटोप होते हैं। तो जब भी डेफिनेशन पूछे ना तो सेम एलिमेंट सर्च करना है आपको, सेम एलिमेंट आपको सर्च करना है बेटा, ठीक है? तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है ना? तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, जिनका परमाणु क्रमांक सेम हो, एक जैसा हो, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, लेकिन उनका परमाणु भार अलग अलग हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं, है ना? मैम ये हमें कैसे पता होगा इसके कितने आइसोटोप है? बेटा वो डिस्कवर्ड है ऑलरेडी, वो डिस्कवर्ड है, खोज की गई है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, आपको याद करना पड़ेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना? आगे बात समझ में? तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम, ये प्रोटियम का एटम है, ये ड्यूटेरियम का, ये ट्रिटियम का है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेटा आइसोटोप्स। अब दूसरा पॉइंट सुनो, इनका एटॉमिक मास अलग अलग है और किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। किसी भी तत्व के भौतिक गुण धर्म उसके परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो आपको बोलना है ऐसे एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। ये दोनों एग्जाम में आते हैं। 3 तरीके की परिभाषा लिखवाऊंगी मैं आइसोटोप की, तीनों परिभाषा आपको आनी चाहिए, ठीक है? तो 2 मैं भी लिखवा रही हूं, तीसरा आपको समझ में आएगा अभी थोड़ी देर के बाद। तो लिखिए आइसोटोप्स होते क्या हैं। हाँ बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा एटॉमिक मास, परमाणु भार पर निर्भर करती हैं, क्योंकि इनके परमाणु भार अलग अलग हैं, तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि इनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। लिखो लिखो आइसोटोप्स की परिभाषा लिखो, जो मैं परिभाषा लिख रही हूं ना सेम आपको लिखना है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये लाइन लगानी है नहीं तो गलत हो जाएगा। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम लिखना है बेटा, ठीक है? सेम एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के आइसोटोप्स नहीं हो सकते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, आइसोटोप बना ही नहीं है ना? तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम पहली परिभाषा। जनरली आप एक ही परिभाषा याद करते हो, मैं 3 परिभाषा याद करवाऊंगी। सेम एटॉमिक नंबर but having different atomic mass, having different, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा डिफरेंट, atomic mass are known as isotopes, atomic mass are known as isotopes। हिंदी में लिखो, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनके, हिंदी में लिखो बेटा, ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से, यहाँ पे सेम शब्द लिखना होना चाहिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले यहाँ सेम और डिफरेंट करते ही परिभाषा गलत हो गई आइसोटोप की, वो फॉल्स है, वो गलत है बेटा। तो लिखो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु, जिनका परमाणु क्रमांक, अलग अलग परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक एक जैसा हो, परमाणु क्रमांक बराबर हो या एक जैसा हो, ठीक है? बराबर हो, लेकिन उनका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, लेकिन उनका परमाणु भार अलग अलग हो, परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं बेटा। अब दूसरी परिभाषा लिखो, आइसोटोप्स आर हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरी परिभाषा लिखो, आइसोटोप्स, इनमें से कोई भी परिभाषा दी हुई हो आपको आइसोटोप ऑप्शन लगाना है। आइसोटोप्स आर हैविंग same chemical properties but different, same chemical properties but different physical properties, but having different physical properties, having different physical properties, हिंदी में लिखो, समस्थानिकों के रासायनिक गुण धर्म एक जैसे होते हैं। हिंदी में लिखो, समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं, रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं, जैसे भी लिख लो, एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं बेटा। इसका जस्ट उल्टा कर देते हो तो आइसोबार बन जाता है बेटा। गुणधर्म अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। लिखिए 2 परिभाषा,
तीसरी परिभाषा अभी आपको समझा के लिख ली। ठीक है बच्चों, आइसोटोप्स आर हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। दो हैविंग लिख दिया है, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बच्चों आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, तो आप क्या बताओगे? उसके एटॉमिक नंबर पे। और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके भौतिक गुण किस पे डिपेंड करते हैं? उसके एटॉमिक मास या परमाणु क्रमांक पे डिपेंड करते हैं। ये लो बच्चों, अब एग्जाम्पल लिखो। आइसोटोप्स की परिभाषा लिखी, एग्जाम्पल लिखो। लिखो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन जिसका सिंबल H होता है, उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। कौन कौन से, उनके यूजेस क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। नंबर 1 पे लिखो, हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप होता है, उसको प्रोटियम कहते हैं। हिंदी में सेम नाम है बेटा, प्रोटियम। और प्रोटियम को डिनोट कैसे करते हैं? 1H1, ऐसे प्रोटियम को ऐसे लिखते हैं। दूसरे आइसोटोप्स को बोलते हैं ड्यूटीरियम। अरे मैं बताऊंगी अभी हैवी वाटर क्या होता है। ड्यूटीरियम लिखते कैसे हैं? सुनो, इसको या तो लिखते हैं 1H2 से, या इसको लिखते हैं 1D2, ऐसे लिखते हैं बेटा इसको। दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला लिखो। अगला होता है जिसको बोलते हैं ट्रीटियम। ट्रीटियम हिंदी में सेम नाम है, ट्रीटियम। और कैसे लिखते हैं? 1H3। या तो इसको ऐसे लिखो या इसको 1T3, ऐसे लिखते हैं बेटा। दोनों सही है, दोनों सही है। आगे बस समझ में। 1H1 को प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 को ड्यूटीरियम बोलते हैं, 1H3 को ट्रीटियम बोलते हैं। चले आगे। हाँ जी मैम, अब सुनो जरा अगले पॉइंट। टाइम हो गया, चल। अब इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब कल निकालेंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल निकालेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है। कल हम आइसो बार पढ़ेंगे, आइसो न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। उसके बाद आपको मैं प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये सारा सा पढ़ा के इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर समझा के आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बेटा। ठीक है बच्चों, अब बताओ कोई डाउट है आज की क्लास में? हाँ मैं बताऊंगी इनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है बेटा। रुक तो जा, आगे क्यों चल रहा है? अब बताओ कोई डाउट है आज की क्लास में? आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछो, आज की क्लास का, आगे का मत पूछो। जैसे एक बच्चा कहना मैं न्यूट्रॉन की संख्या, अरे रुक जा बताऊंगी न्यूट्रॉन की संख्या। अब बताओ कोई डाउट है? मैम ह्यूमन डिजीज एनसीईआरटी ने हटा दिया। अरे बेटा मैं कैसे पढ़ाऊं? एनसीईआरटी ने ह्यूमन डिजीज चैप्टर को अलग से हटा दिया, लेकिन एनसीईआरटी तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के तो नहीं हटाया है, उसकी बीमारियां भी पढ़नी है, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ने हैं, जेनेटिक डिजीज पढ़नी है। जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक चैप्टर नहीं हटाया, इसलिए पढ़ लो बेटा। इन चक्कर चुक्कर मत पढ़ो, क्या हट गया क्या नहीं हट गया, एक बार पढ़ लो। आया था सिफिलिस, हटाने के बाद भी आया था सिफिलिस एएलपी के पेपर में। चलो मैम 1p1 नहीं लिखते। नहीं, क्यों नहीं लिखते 1p1? भाई क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास एक ही होता है। जब एक है तो उसे अलग क्यों दिखाना है? H से दिखाओगे। तो हम लोग कितना कॉमन सेंस लगाते हो ना, कितना कॉमन सेंस। एक बच्चा कह रहा है इसको 1p1 क्यों नहीं लिखते? अरे सुन ले मेरा बेटा ध्यान से, इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एक ही है, इसका तो अलग है, तो अलग नाम देना पड़ा ना, ड्यूटीरियम। इसका इससे अलग है तो इसका नाम ट्रीटियम देना पड़ा, लेकिन इसको क्यों दूं मैं अलग? जब हाइड्रोजन को ऐसे ही तो लिखते हो आप। अब इसको प्रोटियम बोलो या इसको 1H1 बोलो, ठीक है? तो अलग लिखने की जरूरत नहीं है। कितना कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, सिक्स सेंस लगा लिया बेटा तुमने। इतना मत लिखा करो, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही पढ़ना होता है। एक कह रहा है आइसोटोप्स होते ही क्यों है? अब मैं इसका क्या रीजन दूं? आइसोटोप होता, देखो वैलेंसी को क्रॉस क्यों करते हैं? देखो बेटा ये मेथड है, एनसीईआरटी में मेथड दिया है। अब तुम बोलोगे मैम किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर क्यों करती है, पानी को फिल्टर क्यों नहीं करती? या तुम कुछ और पूछ लो मेरे से, तो भाई वो उसका काम है, वो उसे वही करना है। तुम यार कैसे काम कर लेते हो? कैसे काम करते हो तुम? कह रहा है कि मैम आइसोटोप्स होते ही क्यों है? अब इंसान क्यों पैदा होते हैं? तुम तो कल को ये पूछ लोगे, है ना? मैं तुम्हें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी, मैं कहूंगी अपने जैसी संतान बनाना प्रजनन रिप्रोडक्शन कहलाता है। तुम कहोगे मैम इंसान बनता ही क्यों है? ये कोई तुक होता है क्या? जैसे एक बच्चा कह रहा है, रवि कुमार प्रभाकर कह रहा है कि मैम क्रॉस क्यों करवाया? अरे भाई ये मेथड है तो मेथड तो फॉलो करना पड़ेगा ना। केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बस। अब तो कॉपी पेस्ट कैसे होता है? किसको कॉपी पेस्ट करना है? पेस्ट नहीं होता, पेस्ट होता है। पेस्ट करे हो पहली बात तो। कॉपी पेस्ट कैसे होता है? हाँ अब किसका कॉपी पेस्ट करना बोल रहे हैं, मुझे क्या पता। चलो भाई ये थोड़ी फालतू की बातें करना क्लास में बंद करो, बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन पढ़ना पड़ेगा, है ना? चलो फिर अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखो इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा है और ये सारी चीजें आपको आगे काम आएंगी, ठीक है? बहुत कुछ सीखा है इस चैप्टर में आपने, ये सारी चीजें आपको आगे काम आएंगी, राइट? तो आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है आपको आयंस की वैलेंसी याद करना। देखो वैसे और भी बहुत सारे आयंस होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बस इतने, आपको इतने ही याद करने हैं, ठीक है? इतने याद करने हैं, 6-7 याद कर लो, क्योंकि 10th तक के में यही आता है सिलेबस में, यही आयंस दिए हुए। ये आयंस की वैलेंसी आपको याद करनी है कि हैलाइड आ जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड आ जाए ना, तो इनके ऊपर आपको एक ही वैलेंसी लेनी है, ठीक है? फॉस्फेट लिखा हो तो 3 वैलेंसी लेनी है, सल्फेट लेना हो तो 2 वैलेंसी लेनी है, ठीक है? हाइड्राइड लिखा हो तो 1 वैलेंसी लेनी है, अमोनियम लिखा हो तो 2 वैलेंसी लेनी है, बाइकार्बोनेट में हम 1 लेते हैं, कार्बोनेट में हम 2 वैलेंसी लेते हैं, CO3 2- होता है कार्बोनेट। ये आपका होमवर्क है।
ओ एक बच्चा कह रहा है वैलेंसी जीरो आएगी तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? ये भाई वैलेंसी जब जीरो आती है, सुनो सुनो सुनो, किसने पूछा ये? वैसे तो क्वेश्चन सही पूछा तुमने। अगर वैलेंसी जीरो आती है कैसे, सुनो जरा बेटा। जीरो का मतलब क्या है वैलेंसी का? वो एलिमेंट जो है ना वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब स्थायी होता है, ठीक है। और जो स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं ना वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, नो रिएक्ट, नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं करते हैं। और वो रिएक्शन ही नहीं करते मतलब बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और बॉन्ड बना ही नहीं रहा है तो वो क्यों फॉर्मूला बनाएगा? क्यों फॉर्मूला बनाएगा? किसने पूछा है? ठीक है, जिसने भी पूछा है स्टेबल है भाई वो। पढ़ोगे आप, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। इनकी वैलेंसी जीरो होती है, जीरो है तो उन्हें बॉन्ड बनाना ही नहीं है। वैलेंसी क्या होता है? बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी। जब ये पहले से स्टेबल है तो बॉन्ड क्यों बनाए? जो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं वही बॉन्ड बनाते हैं बेटा। जब ये स्टेबल है तो क्यों बॉन्ड बनाए पहले से? जैसे आप लोग अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी की, क्यों कर रहे हो? स्टेबिलिटी के लिए। सरकारी नौकरी लग जाए, फिक्स